नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने एकेडमी मतलब हमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, वो है हमारा हिंदी विषय को लेकर, ठीक ना? और हिंदी विषय तमाम परीक्षाएँ जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, चाहे वो सीजी व्यापम के थ्रू होने वाली हो या सीजी पीएससी के थ्रू होने वाली हो या सेंटर लेवल की एग्ज़ाम हो, ठीक है? सब में हिंदी जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है और हिंदी केवल पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हिंदी पढ़ने के साथ उससे संबंधित कई जो अवधारणाएँ होती हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना भी ज़रूरी होता है। तो आज से एक नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, जो है हमारा 10 कदम सीरीज़, ठीक ना? और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम क्या करेंगे, डेली डेली 10-10 प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है? और उन प्रश्नों के अंतर्गत भी हम कई अन्य जो चीज़ें रहती हैं, उनको जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है? तो पहला प्रश्न जो आज हमारा रहेगा वो है ये। ये वर्तनी से संबंधित प्रश्न है, ठीक है? वर्तनी कहें कहिए या वर्ण विचार कहिए, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो है। जैसे यह जो प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द में री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक ना? किसमें री का प्रयोग नहीं हुआ है? तो जैसे पहला जो लिखा है, री दो रूपों में हो सकता है। एक तो हो सकता है कि उसकी जो मात्रा होती है वो लगी हो सकती है, या वो री स्वयं हो सकता है, ठीक है? तो अगर यहाँ देखेंगे तो ये क्या लिखा है, वृष्टि, तो यहाँ री की मात्रा लगी है तो इसमें तो प्रयोग हुआ है, ठीक? अक्सर क्या होता है कि जो प्रश्न आते हैं वो होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब नकारात्मक प्रश्न है कि सकारात्मक प्रश्न है, ये ध्यान देने की जरूरत होती है। यहाँ पास बोला है कि नहीं हुआ है, तो ये निगेटिव टाइप का प्रश्न है, ठीक ना? तो यहाँ ध्यान देंगे इस चीज को कि हम नहीं नकारात्मक वाले चीज पे जाएंगे, ठीक ना? अब इधर ध्यान देंगे तो क्या बोलता है कि रिपु, रिपु में ध्यान देंगे तो यहाँ क्या लिखा है, री लिखा है। हमको लग सकता है कि री तो ये है, लेकिन ये जो है ये पूर्ण मात्रा, पूर्ण अक्षर या पूर्ण मात्रा इसमें लगी हुई है, तो ये वाली जो री है ये एक अलग अलग कहने का अर्थ है कि व्यंजन के रूप में है, ठीक ना? तो इसे ही हम क्या कहेंगे कि अलग है। लेकिन कृष्ण में ये जो री की मात्रा और ऋणी में जो री स्वयं उपस्थित, ठीक है? तो इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा। अगले जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारा है कि ये जो प्रश्न है ये समाज से संबंधित प्रश्न है, ठीक है? यहाँ कुछ आपको सूचियां दी गई हैं, कुछ सूचियां मतलब कि कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको समास पहचानना है। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं और आने की संभावना हमेशा बनी रहे, ठीक है? और यहाँ ध्यान देंगे कि आप जितने भी प्रश्न देखेंगे वो सभी के सभी आधुनिक पैटर्न के आधार पर रहेंगे। सभी हमारे आधुनिक पैटर्न में जिस हिसाब से आ रहे हैं वो है। तो जैसे पहला जो प्रश्न बोलता है, ये क्या लिखा है कि यथाशक्ति, यथाशक्ति देखेंगे जब हम यथाशक्ति लिखते हैं, यथाशक्ति, तो इसमें जो प्रथम शब्दांश है जो यथा लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक उपसर्ग की तरह है, ये एक उपसर्ग की तरह है, ठीक ना? तो जहां उपसर्ग रहता है, जिस जगह पर उपसर्ग रहता है वहां पर हमारा अव्यय अव्यय भाव समास रहता है, ठीक है? तो ये इसका सी हो जाएगा। फिर सेकंड विकल्प क्या है, या दूसरा शब्द क्या है, ये है दशानन। दशानन मतलब दश जिसके आनन है, आनन, आनन, आनन का मतलब होता है सिर, आनन का मतलब होता है सिर, ठीक है? तो सिर, किसके 10 सिर है भाई? तो यहाँ ये जो दशानन शब्द है, हो सकता है कि 10 देखकर लगे कि ये तो नंबर है, और संख्यावाची जो होती है वह तो द्विगु समास होती है, ठीक है? द्विगु समास होती है, बट ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर दशानन शब्द लिखा है, और दशानन दशानन एक तीसरे अर्थ को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। कौन सा तीसरा अर्थ? तीसरा अर्थ है, यह रावण को बता रहा है कि रावण के 10 सर होते थे ना, रावण, ठीक? तो ये जो होगी ये क्या होगा, हमारा बहुब्रीहि समास होगा। अच्छा, प्रश्न हमको ये नहीं सिद्ध करना है, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। परीक्षा हॉल में हमें यह नहीं सिद्ध करना है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि हम इस प्रश्न का जो एक अंक है वो कैसे हम छीन सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके इन दोनों विकल्प से ही, इन दोनों ऑप्शन से ही आपका क्या हो जाए, आंसर बन जाए, ठीक है? जैसे फर्स्ट का सी, पहले का सी, पहले का सी कहाँ है? यहाँ ध्यान देंगे तो ए नंबर में है और सी नंबर में है, तो मतलब बी वाला जो हो गया ये कट जाएगा और डी वाला जो है कट जाएगा। दूसरा क्या बोलता है, ए है, दूसरा का ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो सी वाला गया है, यहाँ से खेला खत्म उसका, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा वो होगा ए, ठीक है? इस तरीके से हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा।
फिर भी देख लेते हैं रात दिन, जिसमें समतुल्य शब्द होते हैं, मतलब दोनों शब्दों का बराबर महत्व होता है, वो होता है हमारा द्वंद्व समास। तो इसका जो हो जाएगा द्वंद्व समास। और राजकुमार, जिसमें क्या लगे होते हैं, विभक्तियां लगी होती हैं, ठीक ना, या कारक चिन्ह लगे होते हैं, का, के, की, इस तरीके के, वहां होते हैं तत्पुरुष समास। तो राजकुमार मतलब राजा का कुमार या राज्य का कुमार, ठीक है, पूरे राज्य का कुमार मतलब प्रिंस जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका डी हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है संधि से संबंधित। वो जो है संधि, और संधि में भी देखिएगा तो वो विशेष रूप से स्वर संधि से संबंधित है। स्वर संधि के वैसे 5 भेद होते हैं, ठीक है, 5 भेद होते हैं, ठीक ना। इसमें से बोल रहा है कि जो, देखिए भी आधुनिक पैटर्न में जो प्रश्न आ रहा है वही है, बोलता है कि ये जो पवन, पवन शब्द में अयादि संधि है, ठीक है, अयादि संधि, अयादि संधि है। फिर पो, अच्छा इसका संधि विच्छेद कर दिया। पवन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, प, माफ कीजिएगा, इसको इरेज कर लेते हैं, या इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं। पवन, पवन, पवन का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, पौ धन, पौधन अन, पौधन अन, पवन, ठीक ना। इसका संधि विच्छेद इस तरीके से होता है। तो ये तो सही दिया हुआ है, ठीक है। और अयादि संधि ये भी बिल्कुल सही कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। व्याख्या किस तरीके से की जाती है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हो, भाई जुड़ा हुआ हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, तो हम क्या कहते हैं कि व्याख्या भी ये कर रहा है। तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं, जो चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न है, ये भी संधि से संबंधित प्रश्न है। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, जो संधि से संबंधित प्रश्न है वो क्या कहना चाह रहा है कि संधि दो वर्णों का मेल है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखेंगे संधि क्या होता है, दो वर्णों का मेल ही होता है। संधि जो होता है वो दो वर्णों का मेल होता है। कैसे दो वर्णों का मेल होता है, जैसे हम लोग अक्सर क्या लिखते हैं, विद्या धन आलय, आलय, जब ये जुड़ जाता है तो क्या बनता है, विद्यालय, विद्यालय, ये बन जाता है विद्यालय, ठीक ना। तो यहाँ देखिए एक लास्ट में यहाँ पास वर्ण है आ, यहाँ पास एक वर्ण है आ, और इसका जो प्रारंभ है ये भी आ है, ठीक है। तो दो वर्ण, ये दो आपस में वर्ण आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में मेल हो रहे हैं, ठीक ना, चिपक रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों के मेल से एक विकार, विकार मतलब एक अलग प्रकार से वर्ण की उत्पत्ति होती है, उसको कह रहे हैं, या मेल होती है उसको कह रहे हैं, ठीक ना। तो पहला जो होगा हमारा क्या होगा, सही होगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, बिल्कुल अभी तुरंत बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक ना। आपके लिए एक छोटा सा वर्क रहेगा कि ये जो 5 भेद हैं आपको इन पांचों भेदों को कमेंट में बतानी है, ठीक ना। विसर्ग संधि में केवल विसर्ग का लोप होता है। अब देखो केवल वाला मुद्दा आ जाता है जहां भी, वहां एकदम सजग हो जाइए। केवल, हमेशा, ऐसे कुछ जो शब्द लगे रहते हैं, जैसे केवल, हमेशा, हमेशा, ठीक ना, जो एकदम जोर दे के बोलता है किसी चीज में, ठीक ना, या ही, ऐसा ही, मतलब ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ये सारे कहीं ना कहीं फंसाने वाले शब्द होते हैं। और अमूमन, मतलब अमूमन कहने का मतलब ये कि 90%, 90% में क्या होता है, ये जो शब्द जहां लगे होते हैं वो विकल्प हमेशा गलत होता है। और ये भी गलत है क्योंकि विसर्ग संधि में केवल विसर्ग का लोप नहीं होता है, विसर्ग के साथ क्या होता है, स्वरों का भी लोप होता है, स्वरों का भी लोप होता है, स्वरों का भी लोप होता है। तो इसलिए ये गलत होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, जिसमें केवल 1 और 2 सही हैं। ठीक, आगे देखिए अगला, इसमें बोला है तत्सम नहीं है। फिर देखो यहाँ फंसने वाला क्या खेला हो जाता है कि ये बोलना चाह रहा है कि तत्सम कौन सा है। हम लोग अक्सर अगर एग्जाम हॉल में बैठे तो जल्दी जल्दी में यही पढ़ेंगे ना कि इसमें से तत्सम कौन सा है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। अच्छा, तत्सम और तद्भव एक बार फटाक से समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। दो तरीके के शब्द उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, ठीक ना, उत्पत्ति के आधार पर दो तरीके से हो रहे हैं। उत्पत्ति मतलब रहने को और भी हैं, देशज विदेशज भी होते हैं, मुख्य रूप से दो अभी देखिए अभी, ठीक। एक है तत्सम, एक है तद्भव। एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव, 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 ये ओवरलैप हो जा रहा है, एक सेकंड, ठीक है। तद्भव है, ठीक, समझ जाइए। तत्सम क्या होते हैं, ये संस्कृत के शब्द होते हैं, ये संस्कृत के शब्द होते हैं, ये जो होते हैं संस्कृत
संस्कृत के शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग ज्यों का त्यों करते हैं। जैसे कि यहाँ बोला है तत्सम नहीं है, तो देखिए अग्नि जो है ये तत्सम है, ठीक है। मयूर भी तत्सम है, मतलब जो पढ़ने में थोड़े से मतलब टेढ़े पेढ़े लगे ना, अगड़ बगड़ टाइप का जो शब्द होता है वो सारा तत्सम समझ लीजिएगा, ठीक ना। वो तत्सम को पहचानने के तरीके वगैरह इन सारे से रिलेटेड हम एक क्लास बनाएंगे, तो हाँ आप उसको देख लीजिएगा। सूरज, हस्त, हस्त देखिए हाथ से, हाथ का जो संस्कृत रूप है वो हस्त है, लेकिन जो सूरज लिखा है, जो सूरज लिखा है यहाँ पर, ये क्या है, सूरज जो है ये, सूरज जो है ये हिंदी का शब्द है, ठीक ना, हिंदी का शब्द है, ये हिंदी का शब्द है, ठीक। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कहता है, इसमें से शुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहला लिखा है वह चतुर है, वह चतुर है, ठीक है भाई, पहला सही भी लग रहा है, वह चतुर है। दूसरा बोलता है मेरे को घर जाना है, अच्छा मेरे को घर जाना है। तीसरा बोलता है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ठीक है। कृपया मेरी बात सुने। अच्छा, इसमें जो गलत है ये बी वाला गलत है। क्यों गलत है, यहाँ ध्यान दीजिए। मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना नहीं होता है, क्या होता है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मेरे को, तेरे को, ऐसे शब्द जो होते हैं वो हम लोग भले से अपनी भाषा में उपयोग कर लेते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये जो है ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला चौथा हमारा जो सातवां प्रश्न है वो किससे संबंधित है। सातवां प्रश्न हमारा मुहावरों से संबंधित प्रश्न है। किससे संबंधित है, मुहावरों से, ठीक ना, मिलाना है। तो जैसे लिखा है आंखों का तारा, आंखों का तारा मतलब क्या होता है, अरे बोलते हैं ना, तो मेरे बेटा तू तो मेरे आंखों का तारा है, मतलब कि बेटा तू मेरे आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा है भाई, मम्मी लोग बोलते हैं ना अक्सर। तो इसका जो होगा एक्स, ठीक है, इसका क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। एक्स में बहुत प्यारा लिखा है। ईंट से ईंट बजाना, मतलब ईंट से ईंट बजाना, एकदम ईंट से ईंट बजा देंगे, मतलब उसको नष्ट कर देंगे, पूरी की पूरे तरीके से नष्ट कर देंगे, युद्ध करेंगे, ठीक है, लड़ेंगे, ऐसा। फिर लिखा है गाल बजाना, गाल बजाना, गाल बजाना मतलब क्या होता है, डींगे हाँकना। गाल बजाने का एक अर्थ होता है कि लड़ाई करना, ठीक है, और गाल बजाने का एक अर्थ होता है डींगे मारना, ठीक ना। तो इसका जो हो जाएगा जेड, मतलब आमने सामने दिया है, एक्स वाई जेड। ये देखिए पहले वाले में ही ये सही दिया है, तो इसका जो होगा पहला होगा, ठीक है। अब 10 मिनट 5 मिनट जो हमको देंगे, इसमें डेली मजे मजे में 10 क्वेश्चन ऐसे कर करके चले जाएंगे, आप कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर फिर ये जो अगला प्रश्न है, ये जो अगला प्रश्न है ये अव्यय से संबंधित प्रश्न है, ठीक ना। अच्छा, शब्द को दो प्रकार से और बांटा जाता है, ठीक ना। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है विकारी शब्द, मतलब ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो सकता है। विकार मतलब जो बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, ठीक ना। एक होता है अविकारी शब्द, जो अपने आप को नहीं बदल सकते हैं, अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन होते हैं जो बदल सकते हैं अपने आप को, जैसे होता है संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। फिर होता है क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और एक होता है विशेषण, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेषण, ठीक है, एक होता है विशेषण। तो ये हो गए हमारे चार। जैसे संज्ञा में देखो तो संज्ञा, संज्ञा जैसे मैं लिखता हूँ लड़का, लड़का। अच्छा, लिंग के हिसाब से ये बदल सकता है, अगर इसका मैं लिंग बदलूं तो ये लड़का से लड़की हो जाएगा, लिंग बदला ना, तो संज्ञा अपने आप को बदला। वचन के हिसाब से भी एक वचन से बहुवचन बनाऊंगा जैसे ही, तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के, तो ये भी अपने आप को बदला। तो संज्ञा अपने आप को बदलता रहता है, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से संज्ञा अपने आप को इजीली बदल सकता है, तो संज्ञा, ठीक ना। तो ये बोलता है कि अव्यय वे शब्द हैं जिनके, तो अव्यय किसको कहते हैं, ये जो अविकारी शब्द है ना, ये जो अविकारी शब्द हैं इन्हीं को हम अव्यय कहते हैं, इन्हीं को हम अव्यय कहते हैं। ये अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय कहते हैं, लिख देता हूँ अव्यय, इसी को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो अव्यय नहीं बदल रहा है, ठीक है, लेकिन विकारी जो है वो बदल जा रहे हैं। कैसे, किसके कारण बदल रहा है, तो लिंग बदलने से बदल जा रहा है, ठीक है। लिंग बदले, कारक चिन्ह अगर बदल दें तो बदल जाएगा, ठीक है, वचन बदल दें तो बदल जाएगा, ठीक है। इन सारी चीजों को बदलने से बदल जाते हैं, तो अव्यय इन सारी चीजों को ना बदले तो नहीं बदलेगा, ठीक है। ये लिंग वचन कारक बदलता है, जो लिंग वचन कारक, ठीक ना, इन सारी चीजों के बदलने से जो नहीं बदलता है वो अव्यय है। लिंग वचन कारक के बदलने से जो बदल जाता है वो विकारी है, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप डैश के कारण परिवर्तित नहीं होते। किसके कारण नहीं परिवर्तित होते हैं, तो केवल वाला तो ऐसे ही बोला हूँ कि इसको हटा दीजिए। संज्ञा सर्वनाम तो ये तो विकारी के भेद हैं, यहाँ तो होगा नहीं। केवल पुरुष ये भी नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, सही ए होगा, इसका सही उत्तर होगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है हमें विलोम विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। अब यहाँ सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं कि यहाँ निगेटिव टाइप के प्रश्न ज़्यादा आए हैं, ठीक है ना, नकारात्मक प्रश्न ज़्यादा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है या विलोम की दृष्टि से सही नहीं है ये बताना है। ठीक, तो आकाश पताल ये वाला सही है। आकाश, आकाश मतलब आसमान और पताल मतलब जमीन के नीचे की स्थान। ठीक है। उदय अस्त, तो उदय मतलब सूर्य का उदय होना और अस्त मतलब सूर्य का नीचे गिरना, या नीचे गिरना मतलब नीचे ढलना। ठीक है, हमेशा सूर्य कैसे नीचे गिरता है। ठीक, तो ये भी क्या है, सही है। फिर आमिष और सामिष, और इसके बाद जड़ और चेतन। जड़ का मतलब होता है जो रुका हुआ है, जैसे पानी भी जो चीज रुकी रहती है उसे जड़ बोलते हैं। और चेतन मतलब जो बहता रहता है, जो चलता रहता है, जैसे नदी का जल हो गया, ठीक, या गड्ढे का पानी हो गया, तो वो जड़ रहता है, रुका हुआ रहता है। ठीक है, तो जड़ होना नहीं है, चेतन बनना है। ठीक ना, जड़ में क्या होता है, जल्दी सड़ जाता है, जड़ चीज जो रहता है उसमें कीड़ा पड़ता है। ठीक, इसका जो सही उत्तर होगा, जो सही नहीं है, वो क्या है, आमिष और सामिष। ठीक है, ये विलोम नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, पर्यायवाची लिखा है, पर्यायवाची लिखा है। ठीक है, तो क्या होता है भाई विलोम। आमिष का मतलब होता है, आमिष का मतलब होता है जो मांस का भक्षण करता है या मांस खाता है, मांस खाने वाला, मांस खाने वाला। ठीक है, ये आमिष होता है। तो आमिष का उल्टा जो होता है वो होता है निरामिष। निरामिष जो मांस नहीं खाता है, जो मांस को नहीं खाता है। ठीक है, तो निरामिष होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये सी होगा। ठीक है, सी होगा इसका सही उत्तर। अगला और आज का लास्ट प्रश्न जो है, ठीक है, इतना सुंदर सुंदर प्रश्न है, सब कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो धाए धाए बनेगा। और ऐसे ही प्रश्न अब आने वाले हैं आपके व्यापम या किसी भी परीक्षा में। देखिए, अब रट्टा मारने वाला जमाना गया कि हम लोग रटते थे ना, सूरज का ये पर्यायवाची होता है, ठीक ना, दिनकर दिन, दिवाकर, भास्कर, भानु, सूर्य, ऐसे, तो वो नहीं आएगा। अब इस तरीके के प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये क्या बोलता है कि यदि कमल का पर्यायवाची नीरज है, यदि कमल का पर्यायवाची नीरज है, कमल का पर्यायवाची नीरज है, नीरज है, तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि कमल क्या है, एक ऐसी वस्तु है जिसका जन्म जन्म जल में होता है, जल में होता है, जल में होता है। तो जिस भी वस्तु का जन्म जल में होता है उसके अंत में आपको ज शब्द या ज अक्षर लगा हुआ दिखाई देगा। उस शब्द में जो भी शब्द है, ठीक ना, जैसे यहाँ पर नीर, नीर का मतलब होता है जल, नीर का मतलब होता है जल। आप लोग अक्सर जब ट्रेन में यात्रा किए होंगे तो आपको जो पानी बोतल मिलता है वो रेलवे नीर ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक ना। तो नीर का मतलब होता है जल, नीर का मतलब होता है जल। तो जल में जन्म लेने वाले को, अब जल में जो उत्पन्न होगा, जो उगेगा, उसको ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, कमल बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कमल बोलते हैं। ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, कमल बोलते हैं। ठीक है, हो गया स्पष्ट। लेकिन अब बोला है कि बादल का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए बादल का पर्यायवाची क्या होगा। इस हिसाब से हमको बादल का पर्यायवाची बताना है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं फटाक से। बादल का पर्यायवाची क्या होगा, तो जो बादल का जो आप देखेंगे, बादल क्या है, जो पानी को धारण करता है, जो चीज जल को धारण करता है। अब जन्म लेने वाला जो रहेगा उसके अंत में आपको ज लगा हुआ मिलेगा, ठीक ना, लास्ट में क्या, ज लगा हुआ मिलेगा। लेकिन जो किसी वस्तु को धारण करता है, जो किसी वस्तु को धारण करता है, जैसे बादल है, बादल किसको धारण करता है, बादल जो है वो जल को धारण करता है, बादल जल को धारण करता है, बादल जो है वो जल को धारण करता है, जल, जल को धारण करने वाला, धारण करने वाला। तो जो जल को धारण करता है भाई, उसके अंत में आपको क्या लगा हुआ मिलेगा, उसके अंत में धारण करना, ठीक ना, तो उसके अंत में आपको देखिए, जैसे सीधी सी बात है, ज से मतलब जन्म लेने, और जो धारण करेगा उसके अंत में द लगा हुआ मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर अब नीर, नीर मतलब पानी, नीर का मतलब जल, जल को धारण करने वाला। बादल क्या होता है, ऐसे बादल जो होता है वो जल को अपने अंदर धारण किया रहता है, जल को अपने अंदर इस तरीके से धारण किया रहता है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, नीरद, मतलब ए जो होगा वो सही होगा। इसको थोड़ा सा टाइम लेकर मैं इसलिए बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी ये प्रश्न आ सकता है, ठीक ना, तो इसको क्लियर रखिएगा। इस तरीके से आज के ये जो 10 प्रश्न है वो यहाँ समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये, और यदि अच्छा लगा, ठीक ना, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है,
अब इसी चीज से पता चलता है कि आपको कैसा लग रहा है। अब जैसा भी लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है, ठीक ना। प्रतिक्रिया थोड़ी सी सभ्य लहजे में हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। हो सकता है कि अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ और प्रश्न चाहिए, तो आप उसको भी बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। तो इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक ना। और साथ में एक लाइक, जो आप मेरी चेहरे में मुस्कान ला सकती है, ठीक है, कि चलो भाई कुछ तो अच्छा कर रहे हैं जीवन में, ठीक। किसी किसी को तो हम मतलब किसी की तो हेल्प कर पा रहे हैं इस तरीके से, जो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला है उसके द्वारा, ठीक। तो इस तरीके से ये जो आज के 10 प्रश्न हैं, इसके बाद अब मिलते हैं अगले सेशन में, अगली सीरीज में, या अगले इस सीरीज के अगले कक्षा में, जो 10 प्रश्नों के साथ रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले कक्षा में। धन्यवाद, नमस्कार।